सोचिए, क्या एक अदालत देश के प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा सकती है, मतलब फायर कर सकती है? आज ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन भारत के इतिहास में एक ऐसा पल भी आया था जब इसी एक सवाल ने पूरे देश की बुनियाद को हिलाकर रख दिया था। आज हम जिस कहानी को समझने वाले हैं वो सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की ढाल बनने की कहानी है। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। ये कहानी है कानून, सत्ता और एक राष्ट्र की बुनियाद की। ये वो लड़ाई है जिसकी शुरुआत एक छोटे से चुनावी विवाद से हुई थी और कहानी शुरू होती है 1971 में हमारे दो मुख्य किरदारों के साथ। तो देखिए, एक तरफ थी इंदिरा गांधी, जिन्हें भारतीय राजनीति की एम्प्रेस कहा जाता था। गरीबी हटाओ के नारे के साथ उन्होंने 1971 का चुनाव 1 लाख से भी ज्यादा वोटों के भारी अंतर से जीता था। और दूसरी तरफ राजनारायण, एक बेहद जुझारू समाजवादी नेता। ये बिल्कुल एक डेविड वर्सेस गोलायत वाली लड़ाई थी। राजनारायण ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया और फैसला किया कि वो देश की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री को सीधा अदालत में चुनौती देंगे। अब राजनारायण की याचिका सिर्फ कोई हवाई बात नहीं थी। इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत चुनावी गड़बड़ी के बहुत ही स्पेसिफिक आरोप लगाए गए थे, जैसे कि सरकारी अधिकारियों को अपने कैंपेन में इस्तेमाल करना, एक सरकारी अफसर यशपाल कपूर को अपना इलेक्शन एजेंट बनाना और वोटरों को लुभाने के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करना। ये केस पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट, जहां एक ऐसा पल आया जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। और अब हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, वो फैसला जिसने भूचाल ला दिया, एक ऐसा फैसला जिसने सचमुच पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। तारीख थी 12 जून 1975। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार यानी इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस का दोषी पाया। सोचिए, एक जज के इस फैसले ने पूरे देश में एक तरह का राजनीतिक भूकंप ला दिया। और इस फैसले के नतीजे बहुत गंभीर थे। उनके चुनाव को नल एंड वॉइड यानी अमान्य घोषित कर दिया गया। उन्हें अगले 6 सालों के लिए किसी भी चुने हुए पद से अयोग्य ठहरा दिया गया। इसका मतलब ये था कि कानूनी तौर पर वो अब ना तो संसद की सदस्य रह सकती थीं और ना ही प्रधानमंत्री। अब सरकार के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो इस्तीफा दें या फिर लड़ें। सरकार ने लड़ने का रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जिसने उसे सीधा न्यायपालिका के सामने टकराव में खड़ा कर दिया। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा सेक्शन, लोकतंत्र के नियम जिन्हें दोबारा लिखा गया। सरकार ने क्या किया? उन्होंने संविधान ही बदल दिया। 39th अमेंडमेंट के जरिए एक नया क्लॉज जोड़ा गया, आर्टिकल 329A क्लॉज 4। ये कहता था कि प्रधानमंत्री के चुनाव पर देश की कोई भी अदालत सवाल नहीं उठा सकती। मतलब इस एक संशोधन ने प्रधानमंत्री के चुनाव को कानून से भी ऊपर रख दिया। यह सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट के फैसले को पलटने और इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए ही बनाया गया। ये टाइमलाइन दिखाती है कि 1975 की गर्मियों में ये राजनीतिक संकट कितनी तेजी से बढ़ा। 12 जून को हाईकोर्ट का फैसला आता है, 24 जून को सुप्रीम कोर्ट एक कंडीशनल स्टे देता है। मतलब वो पीएम तो रह सकती हैं पर संसद में वोट नहीं कर सकती। और ठीक अगले ही दिन 25 जून को देश में नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाती है और फिर अगस्त में 39वां संशोधन पास हो जाता है। तो अब जो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने था वो सिर्फ एक चुनाव का नहीं रह गया था। ये हमारे लोकतंत्र के 4 सबसे बुनियादी सिद्धांतों का इम्तिहान था। इस आखिरी लड़ाई को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि दांव पर क्या लगा था। हमारा चौथा सेक्शन है 4 स्तंभों पर हमला। पहला स्तंभ है जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा। इसे ऐसे समझिए कि संविधान एक रूल बुक है और अदालतें अंपायर हैं। जुडिशियल रिव्यू वो शक्ति है जो इन अंपायरों को ये चेक करने की ताकत देती है कि सरकार जो भी कानून बना रही है वो नियमों के हिसाब से हैं या नहीं। अगर ये शक्ति नहीं होगी तो संसद कोई भी कानून बना सकती है और उसे कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरा स्तंभ है रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन। इसका सिद्धांत बहुत सिंपल है। कानून की नज़र में सब बराबर हैं, चाहे वो एक आम नागरिक हो या देश का प्रधानमंत्री। आर्टिकल 329A ने प्रधानमंत्री को कानूनी जांच से ऊपर रखकर इसी सिद्धांत पर सीधा हमला किया था। ये तो ऐसा कहने जैसा था कि एक खिलाड़ी के लिए कोई नियम लागू ही नहीं होते। तीसरा और शायद सबसे जरूरी स्तंभ, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। इसे लोकतंत्र की ऑक्सीजन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर चुनाव ही ईमानदार नहीं होंगे, अगर सत्ता में बैठे लोग गलत तरीकों से जीत सकते हैं, तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अदालत ने इसे हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना है, जिससे बदला नहीं जा सकता।
और चौथा स्तंभ है सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी शक्तियों का बंटवारा। सोचिए, सरकार एक टीम है जिसके 3 विभाग हैं। लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो उन्हें लागू करती है, और जुडिशरी जो उनकी व्याख्या करती है। लोकतंत्र तभी सही से चलता है जब ये तीनों अपना अपना काम करें, एक दूसरे के काम में दखल ना दें। आर्टिकल 329A ने इसी का उल्लंघन किया, क्योंकि संसद यानी लेजिस्लेचर एक अदालत यानी जुडिशरी का काम कर रही थी। अच्छा, तो इन सिद्धांतों को समझने के बाद आइए अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना वो ऐतिहासिक अंतिम फैसला कैसे सुनाया। हम आ गए हैं अपने 5वें सेक्शन पर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जजों के शब्द खुद ही ये समझाते हैं कि आर्टिकल 329A लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए इतना खतरनाक क्यों था। जस्टिस मैथ्यू ने कहा, एक स्वस्थ लोकतंत्र तभी काम कर सकता है जब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की संभावना हो, और इस संशोधन ने तो उसी संभावना को ही खत्म कर दिया था। जस्टिस चंद्रचूड़ का ये ऑब्जर्वेशन तो कमाल का है। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि संविधान ही सुप्रीम है और संसद की संविधान को बदलने की शक्ति की भी अपनी सीमाएं हैं। उन्होंने लिखा कि संसद अपनी सीमित शक्ति का इस्तेमाल करके उस शक्ति को असीमित नहीं बना सकती। मतलब साफ था, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉस। और फिर 7 नवंबर 1975 को आया अंतिम फैसला, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। अदालत ने संशोधन को तो रद्द कर दिया, लेकिन एक हैरान कर देने वाले मोड़ में उनके चुनाव को सही ठहरा दिया। सवाल है, कैसे? देखिए, अदालत ने आर्टिकल 329A के क्लॉज 4 को बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करने की वजह से असंवैधानिक घोषित कर दिया। लेकिन उनका चुनाव इसलिए बच गया क्योंकि संसद ने पिछली तारीख से रेट्रोस्पेक्टिवली चुनाव के कानून ही बदल दिए थे। सोचिए, खेल खत्म होने के बाद नियम बदल दिए गए ताकि जो खिलाड़ी पहले फाउल कर रहा था वो अब सही कहलाए। इसी कानूनी दांवपेच के कारण उन नए ढीले नियमों के तहत उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं बचे। तो इस पूरी अविश्वसनीय कानूनी और राजनीतिक लड़ाई की आखिर विरासत क्या है? हमारा अंतिम सेक्शन इसी सवाल का जवाब देता है। भारत की संवैधानिक ढाल, आखिर इस केस को भारतीय लोकतंत्र का कवच क्यों माना जाता है? इस मामले का असली महत्व ये है कि इसने ये साबित कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक सत्ता से संविधान के मूल सिद्धांतों की रक्षा कर सकता है और करेगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पहला असली इम्तिहान था, जिसने इसे सिर्फ एक कानूनी थियरी से लोकतंत्र के लिए एक शक्तिशाली असल दुनिया की ढाल में बदल दिया। इसने कई ऐसे सिद्धांतों को संवैधानिक कानून में हमेशा के लिए पक्का कर दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की। इसने संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित किया, ये पक्का किया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, न्यायिक समीक्षा की रक्षा की और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को लोकतंत्र की नींव के रूप में बरकरार रखा। इस केस ने एक संवैधानिक ढाल तो बना दी, लेकिन ये सवाल हर पीढ़ी के लिए है। अगर आज ऐसी ही कोई स्थिति पैदा हो तो क्या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आज की राजनीतिक चुनौतियों के खिलाफ लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए काफी मजबूत है? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं, और अगर आपको ये विश्लेषण महत्वपूर्ण लगा तो इसे शेयर भी करें।